डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 36। क्या है ये एहसास। साहिल की बात सुन अब सब प्रज्ञा को देखने लगे। वही प्रज्ञा थोड़ी देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, साहिल जी, हम जानते हैं कि आपको मुझे ये बात शादी से पहले ही बताना चाहिए था। फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, पर हमें इससे बुरा नहीं लगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि आपने ये शादी सरिता माँ के लिए किया थी। प्रज्ञा की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। वही धृति और गणेश बस प्रज्ञा को देख रहे थे। वही साहिल ने कुछ देर तक प्रज्ञा को देखा, फिर बोला, प्रज्ञा, हम जानते हैं कि हमने ही आपसे ये कहा था, पर एक बात और हम बताना चाहते हैं, चाहे हमने आपसे शादी माँ की वजह से क्यों ना किया हो, पर वादा करते हैं कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि मुझे मैं धोखे का दर्द जानता हूँ, इसलिए चाहे जो हो जाए अब मेरे और यामिनी के बीच कोई रास्ता नहीं रहेगा। साहिल की बात सुन धृति, गणेश और प्रज्ञा को छोड़ सबके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही प्रज्ञा साहिल की बात सुन अपने मन में बोली, साहिल जी, हम आपको माफ कर देंगे, पर जब आपको मेरे राज के बारे में पता चलेगा तो क्या आप भी मुझे ऐसे ही माफ कर देंगे। वही जब गणेश ने प्रज्ञा को चुप देखा तो वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है, और वो भी अपने मन में कहा, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रही हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी यही डर है कि जिस दिन इस दुनिया को आपके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, पर अभी के लिए इस राज को राज ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका वक्त नहीं आया, और जब वक्त आएगा तब देख लेंगे कि क्या होगा। वही सब अब प्रज्ञा के जवाब का इंतजार करने लगे, और जब सबने प्रज्ञा को चुप देखा तो थोड़े परेशान हो गए। जब प्रज्ञा में देखा तो बोली, ठीक है साहिल जी, मैं विश्वास करती हूँ आप पर, इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ, पर साथ ही एक वादा भी चाहती हूँ। प्रज्ञा की बात सुन सब उसे देखने लगे तो साहिल बोला, हाँ प्रज्ञा जी, बोलिए, कैसा वादा चाहती हैं। साहिल की बात सुन प्रज्ञा ने एक बार गणेश को देखी, फिर बोली, मुझे वादा चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो कि कोई आपको हमारे खिलाफ भड़काए तो सच जाने बिना आप मुझे दोषी नहीं मानेंगे। प्रज्ञा की बात सुन सब हैरान हो गए और प्रज्ञा को देखने लगे। वही गणेश और धृति एक दूसरे को देखने लगे। वही साहिल ये सुन प्रज्ञा को कंफ्यूजन में देखने लगा, फिर कुछ सोच बोला, ठीक है, बिना सच जाने हम आप पर कभी शक नहीं करेंगे और ना ही आपको गलत ठहराएंगे। साहिल की बात सुन प्रज्ञा ने ठीक है कहा, फिर सरिता जी के पास गई और बोली, माँ, आपने कहा था ना कि साहिल के जिंदगी में दर्द था जिसे आप देख नहीं पा रही थी। फिर साहिल को देखते हुए बोली, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब कोई दिल से सच्चा हो और अपनों के सब कुछ छोड़ सकता हो, उसे उनके अपनों का प्यार बचा ही लेता है। प्रज्ञा की बात सुन सरिता जी के आंखों में आंसू आ गई और वो प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटी, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें बहू नहीं बल्कि बेटी मिली जिसने अपने माँ को खुशी देने के लिए सब कुछ किया। फिर साहिल को देख बोली, अब मुझे इतना तो पता है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे बेटे को कोई संभालेगा। सरिता जी की बात सुन साहिल और प्रज्ञा साथ में बोले, माँ, ऐसा मत बोलिए, हम आपको कभी कुछ भी होने नहीं देंगे। साहिल और प्रज्ञा को साथ में एक ही बात बोलते देख सब उन दोनों को देखने लगे। वही साहिल और प्रज्ञा एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर के लिए सब खामोश हो, फिर इस सन्नाटे को तोड़ते हुए विक्रांत बोला, चलिए अब जब सब ठीक हो गया है तो हम सब सोने चलते हैं, रात ज्यादा हो गया है तो किसी को भी उतनी रात को घर जाने की जरूरत नहीं है। ये बोल विक्रांत ने नौकरों को सबके लिए कमरा दिखाने बोल वो धृति को उसका कमरा दिखाने चला गया। सब नौकरों के दिखाए कमरे में चले गए और इधर साहिल और प्रज्ञा जब कमरे में आए तो दोनों फ्रेश हो गए और बेड पर आकर बैठ गए। साहिल और उसका परिवार एक एक बार इनकी घर में रुकते थे, जिस वजह से साहिल के कुछ कपड़े यहाँ भी थे। वही प्रज्ञा ने यशु के दिए कपड़े पहन लिए थे। दोनों बेड पर आकर लेट गए और आज पहली बार था जब साहिल और प्रज्ञा एक ही बिस्तर पर सोए थे, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ कोई सोफा नहीं था जहाँ साहिल सो पाए। दोनों ही एक दूसरे को पीठ दिखाकर लेटे हुए थे, पर नींद तो आज उन दोनों के आंखों से कोसों दूर था और दोनों के मन में हजार सवाल थे जिसे दोनों ना ही समझ पा रहे थे और ना ही सुलझा पा रहे थे। प्रज्ञा लेटे हुए ही आज जो भी हुआ उस सब के बारे में सोचे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसे साहिल को किसी और लड़की के साथ देख इतना बुरा लगा था। वो सोच ही रही थी कि तभी उसे साहिल की आवाज सुनाई दी, प्रज्ञा, आपने मेरी माँ से क्यों वादा किया कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगी। साहिल की बात सुन प्रज्ञा कुछ सोचने लगी, फिर वो मुड़ी तो उसने देखा कि साहिल भी उसकी तरफ ही देख रहा है। ये देख वो साहिल के आंखों में देखने लगी जिसमें उसे सवाल दिख रहे थे। उन सवालों को देख वो हल्की सी मुस्कुराए और बोली, साहिल जी, जब आपकी माँ ने मुझसे वादा मांगा था तब मैंने उनके आंखों में आपके लिए दर्द देखा था, आपको दुखी देखने का डर, आपको खुश ना मिल पाने का डर, और उससे भी बड़ा ये डर कि आपको उनके जाने के बाद कौन संभलेगा। प्रज्ञा की बात सुन साहिल बस उसे एकटक देखने लगा और प्रज्ञा उसे एकटक देखे जा रही थी और दोनों एक दूसरे को देखते हुए और अपने सोच में खोए हुए ही थोड़ी देर में सो गए। अब आगे क्या होगा? क्या साहिल के सच बोलने और उसके यामिनी से कोई रिश्ता नहीं है बोलने की वजह से इन दोनों का रिश्ता अच्छा हो रहा है? क्या साहिल के अपने अतीत के बारे में बताने पर प्रज्ञा भी अपना सच बताएगी या अब भी वो राज ही रखेगी? एपिसोड 37 रंजीत पटेल। अगले दिन सुबह साहिल से पहले प्रज्ञा के आंख खुले तो उसने देखा कि साहिल का चेहरा उसके सामने ही था, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर जब उसकी नजर साहिल के मासूम से सोते हुए चेहरे पर पड़ा तो वो हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर खुद से धीरे से बोली, वैसे ये चाहे थोड़े खड़ूस क्यों ना हो पर सोते हुए बिल्कुल मासूम से बच्चे लगते हैं।
फिर प्रज्ञा थोड़ी देर उसे निहारने लगी कि तभी उसे ध्यान कि वो क्या कर रही थी और वो जल्दी से बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में साहिल भी उठ गया और देखा कि प्रज्ञा बेड पर नहीं थी तो वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज़ आई। शावर की आवाज़ सुन वो मन में बोला, लगता है शावर ले रही हैं, वैसे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि प्रज्ञा गीले बाल में ब्लैक कलर के कुर्ते के साथ झुमके पहने बाहर आई। साहिल ने आज पहली बार प्रज्ञा को ऐसे कुर्ते में देखा था तो वो बस उसे देखता ही रह गया। प्रज्ञा जो अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि साहिल उसे ही एकटक देखे जा रहा था। जैसे देख प्रज्ञा थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। साहिल के ऐसे उसे देखने पर प्रज्ञा की नज़रें आज पहली बार शर्म से झुक गए थे। साहिल बेड से उठा और प्रज्ञा के पास आने लगा, जिसे देख प्रज्ञा थोड़ा घबरा गई और उसके कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। वो पीछे बढ़ रही थी और साहिल आगे बढ़ रहा था कि तभी प्रज्ञा के पैर बाथरूम के दरवाजे के पास फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि साहिल ने उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। वही प्रज्ञा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसने महसूस किया कि वो नीचे नहीं गिरी तो उसने आंखें खोली तो साहिल का चेहरा उसके बहुत पास था। वही साहिल बस एकटक प्रज्ञा को देखे जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी विक्रांत बिना नॉक किए अंदर आ जाता है। वो अंदर आते हुए बोला, साहिल कितनी देर सोते रहोगे, नीचे सब इंतजार। ये बोलते हुए वो अचानक रुक गया और आंखें फाड़े अपने सामने नज़ारा देखने लगा। वही उसके ऐसे अचानक आने से प्रज्ञा और साहिल हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। वही विक्रांत थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए इधर उधर देखने लगा और बोला, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मैं चलता हूँ। ये बोल वो जल्दी से वहां से निकल गया और वही साहिल और प्रज्ञा को समझ नहीं आया कि अब वो दोनों क्या करे और साहिल बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया और प्रज्ञा रूम से बाहर चली गई। कुछ ही देर में सब तैयार होकर नीचे डिनिंग टेबल पर आए और बैठ गए थे, पर साहिल अभी नहीं आया था। साहिल को वहां ना देख सरिता जी ने प्रज्ञा से पूछा, बेटी साहिल कहाँ है, वो देर से उठा था, क्या तबीयत तो ठीक है ना उसका। सरिता जी को ऐसे चिंता करते देख प्रज्ञा कुछ बोलने को हुई कि तभी साहिल आया, जिसे देख सरिता जी उसे देख पूछी, बेटा आप इतनी देर तक कहाँ थे। सरिता जी की बात सुन साहिल कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले विक्रांत बोला, अरे आंटी आप इसे क्या पूछ रही हैं, ये तो बहुत जरूरी काम में बिजी था, वो भी भाभी के साथ। विक्रांत की ये बात सुन साहिल और प्रज्ञा दोनों झेप गए। वही सब विक्रांत की बात सुन सब उन दोनों को देखने लगे। वही साहिल और प्रज्ञा ऐसे सबको उन्हें देखते देख नजरों के नीचे किए छुपछाप नाश्ता करने लगे, जिसे देख बाकी सब भी मंद मंद मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। कुछ देर में सब खाना खा चुके थे, जिसके बाद नायक परिवार धृति और गणेश वहां से चले गए। दूसरी तरफ एक बड़े से विला के डिनिंग रूम में यशवंत, सहगल और यामिनी बैठे हुए थे और ये विला किसी और का नहीं बल्कि सहगल परिवार का विला था। यामिनी गुस्से में नाश्ता कर रही थी, जिसे देख यशवंत जी ने उससे पूछे, क्या हुआ मिनी बेटा, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं। यशवंत जी की बात सुन यामिनी ने अपना मुंह बनाया, फिर बिना कुछ बोले वहां से अपने की तरफ चली गई। यामिनी अपने कमरे में आई और अपने मोबाइल को बिस्तर पर फेंक खुद से बोली, मैंने सोचा था कि जब मैं उसके सामने साहिल के साथ प्यार से बात करूंगी और नजदीक रहूंगी तो वो गुस्सा होकर कुछ ऐसा करिए जिससे वो साहिल से दूर हो जाएगी, पर क्या हो रहा है। फिर वो गुस्से में अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए बोली, साहिल उस गांव के गवार में तुम्हें क्या दिखा जो उससे शादी करी, और उससे भी बड़ी बात उसके साथ ऐसे डांस कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा प्यार हो। फिर वो हाथों का मुट्ठी बनाकर बोली, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मुझे साहिल को अपाना बनाने से भगवान भी नहीं रोक सकता, मैं भी दिखती हूँ कि वो गांव की गवार क्या करेगी। वहीं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पुणे में एक विला के अंदर सोफे पर राजा की तरह बैठा एक शख्स फोन पर किसी के साथ बात करते हुए बोला, तो पता चला कि उस वक्त ऐसा कौन बच गया था उनमें से जो बड़े साहब के मकसद के बिचा रहा है। उस आदमी के पूछने पर दूसरे तरफ से जवाब आया, नहीं पटेल साहब, अभी भी हमें कोई उनके परिवार से नहीं मिला। ये सुन ये आदमी पटेल साहब बोला, कितना दिन लेगा पता लगाने में, अगर इस हफ्ते के अंदर पता नहीं तो तुम जानते हो कि मैं रंजीत पटेल नकारा लोगों के साथ क्या करता है। रंजीत की बात सुन दूसरी तरफ से उस आदमी ने डरते हुए कहा, जी पटेल साहब, हम जल्द से जल्द पता लगाकर आपको बताएंगे। इसके बाद रंजीत ने फोन काट दिया और उसके सामने के टेबल पर रखा वाइन के ग्लास से एक घूंट वाइन पीकर बोला, लगता है सब रंजीत के खौफ को भूल चुके हैं और भूल चुके हैं कि उस जोशी परिवार के साथ क्या हुआ और किसने किया था। ये बोल उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आया और वो राजा की तरह टेबल पर पैर रख वाइन पीने लगा। अब आगे क्या होगा, कौन है ये रंजीत पटेल और इसका जोशी परिवार से क्या दुश्मनी है और इसने जोशी परिवार के साथ ऐसा क्या किया जो कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता है। अब यामिनी क्या करने की सोच रही है जिससे वो साहिल को अपना बना लेगी। क्या अब साहिल और प्रज्ञा के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। एपिसोड 38 जमीन पर नजर। रंजीत अभी वाइन पी ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया तो उसने उठाकर कहा, जी सरकार बोलिए, कोई काम था क्या। रंजीत की बात पर उस तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन रंजीत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए सरकार, हम देखते हैं। जिसके बाद वहां से फोन कट गया तो रंजीत ने खुद से कहा, अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन है ये प्रज्ञा और साहिल जिसने सरकार के नाक में दम करके रखा है। जिसके बाद वो वहां से उठा और अपने बॉडीगार्ड को बुलाया, हीरा जल्दी से मेरी गाड़ी तैयार करो, हमें मुंबई चलना है। उसके ये बोलने के कुछ ही देर में विला के बाहर एक का तैयार खड़ा था जिसमें नौकरों ने कुछ सामान रखा और फिर रंजीत पीछे वाले सीट पर बैठते ही का वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ प्रज्ञा और नायक परिवार के घर आने के बाद साहिल ऑफिस के लिए निकल गया। वही प्रज्ञा अपने कमरे आए और सुबह जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। वो सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, जिसे सुन वो मोबाइल की तरफ मुड़ी ही थी कि एक और नोटिफिकेशन आया।
ये देख प्रज्ञा अपना मोबाइल लेकर नोटिफिकेशन देखने ही वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उसने कॉल उठाया ही था कि दूसरी तरफ से धृति ने थोड़े परेशान होते हुए कहा, प्रज्ञा एक बहुत बड़ी बात हो गई है। धृति की ऐसी बातें सुन प्रज्ञा थोड़ी कंफ्यूज हुई और बोली, अरे ऐसा क्या हुआ जो तू ऐसे घबरा कर बोल रही है। प्रज्ञा के इस बात पर धृति बोली, मैं ऐसा इसलिए रही हूं क्योंकि तुम्हारी पिक्चर पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। धृति की बात सुन प्रज्ञा हैरानी से बोली, क्या मेरी पिक्चर और वो भी सोशल मीडिया में, ये क्या बोल रही हो तुम। इस पर धृति बोली, अगर विश्वास नहीं हो रहा ना तो न्यूज़ देखो, सब पता चल जाएगा। धृति की बात सुन प्रज्ञा ने उनके कमरे में रखा टीवी चालू किया तो न्यूज़ में उसका फोटो दिखाते हुए बोल रहे थे, जैसे सबको पता है कि कल मिस्टर विक्रांत गुप्ता के गुप्ता ग्रुप्स ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी रखी गई थी जहां नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुए, तो वहीं पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स की दुनिया के बादशाह मिस्टर साहिल नायक का एक बड़ा राज खुला है। ये राज है उनके शादीशुदा जिंदगी की। जी आप सबने सही सुना, कल ही ये खुलासा हुआ था कि मिस्टर साहिल की शादी हुई है और सूत्रों के मुताबिक उनका नाम मिसेस प्रज्ञा है। इसके साथ ही टीवी पर प्रज्ञा की पार्टी की रात का फोटो दिखाया गया, जिसे देख प्रज्ञा की आंखें बड़ी हो गई और वो बस उस न्यूज़ को घूरे जा रही थी। वो उसे देख रही थी कि तभी उसके फोन से धृति की आवाज आई, लो अब पता चल गया ना, और अब हम क्या करें अगर उनमें से किसी ने ये देख लिया तो। धृति की बात सुन प्रज्ञा कुछ सोचने लगी, फिर बोली, धृति ज्यादा चिंता मत करो, वैसे भी बहुत जल्द मुझे अपने काम के लिए जाना ही है, तो हम ऑफिसर ना सही साहिल के पत्नी होकर ही दुनिया के सामने रहूंगी। प्रज्ञा की बात सुन धृति ने एक गहरी सांस ली और बोली, वाह क्या सोच है, मतलब अब से तुम उनकी पत्नी के मिखोटे को अपने ऑफिसर के वक्त भी इस्तेमाल करोगी। धृति की बात सुन प्रज्ञा बोली, अरे नहीं यार, मैं इस सब की वजह से साहिल और उनके परिवार को मुश्किल में नहीं डाल सकती, पर हाँ बस बड़े ऑफिसर से मेरे इस सच्चाई को नहीं छुपाऊंगी। प्रज्ञा की बात सुन धृति ने ठीक है कहा। फिर दोनों ने कुछ देर बात किया और कॉल कट कर दिया और प्रज्ञा नीचे सरिता जी की मदद करने चली गई। दूसरी तरफ साहिल अपने कैबिन में काम कर रहा था कि तभी अभय वहां पर आया और बोला, सर 2 दिन बाद वो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा जिसके लिए इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए ये। इसके बाद साहिल ने अभय के दिए सारे पेपर्स पर साइन कर उन्हें अभय को दिया और अभय वहां से चला गया, जिसके बाद साहिल वापस अपने काम में लग गया। वो काम कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा था। उसने फाइल से नजर बिना हटाए कॉल उठा लिया। उसके कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर नायक आप जो करने जा रहे हैं ना वो कभी नहीं होने वाला। किसी आदमी की ऐसी बातें सुन साहिल कंफ्यूज हो गया और बोला, क्या बोल रहे हो और कौन हो तुम। साहिल के इस सवाल पर दूसरी तरफ का आदमी जोर जोर से हंसने लगा और फिर वो बोला, अरे साहिल जी आप शायद हमें नहीं जानते होंगे पर हम जानते हैं कि आप कौन है, क्या बात कर रहा हूँ। फिर वो आदमी थोड़े रुके अंदाज में बोला, छोटे नायक आपको एक बात समझा देते हैं कि जो आपकी वो जमीन है उसे अब मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता है। उस आदमी की बात सुन साहिल को सही से समझ नहीं आया और वो इसके आगे कुछ पूछता इससे पहले ही फोन कट गया। इसके बाद साहिल कुछ सोच मोबाइल से किसी को मैसेज भेजने लगा, फिर खुद से बोला, अब जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन है ये बदतमीज। इधर फोन कट होते ही दूसरी तरफ प्रज्ञा के मोबाइल बजने लगा। जब प्रज्ञा ने स्क्रीन पर नाम देखा तो वो जल्दी से रूम में चली गई। वो रूम में आते ही उसने अपना फोन उठाया और बोली, जय हिंद सर। फिर दूसरी तरफ का जवाब सुन प्रज्ञा बोली, सर आपने आज अचानक हमें कैसे याद क्यों किया, कुछ हुआ है क्या। इस पर दूसरी तरफ से कुछ देर कुछ कहा गया, जिसे सुन प्रज्ञा गंभीर हो गई और बोली, सर अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं इस जंग के लिए और हम वादा करते हैं सर कि मिस्टर साहिल नायक के उस जमीन को हम किसी को चुने भी नहीं देंगे। अब आगे क्या होगा, किसकी नजर है साहिल के इस कंदानी जमीन पर और प्रज्ञा का इससे क्या लेना देना है। अब जब पूरे मुंबई को पता है कि साहिल की शादी हो गई है और प्रज्ञा उसकी पत्नी है तो ये सब देख अब यामिनी क्या करेगी। ये नया शख्स रंजीत क्या प्रज्ञा और साहिल के जिंदगी में कोई तूफान लाने वाला है। एपिसोड 39 आईएएस ऑफिसर मिसेस प्रज्ञा नायक। प्रज्ञा के ये बोलने पर कि वो साहिल की जमीन को किसी को चुने नहीं देगी, उस तरफ से बोल रहे आदमी की रौबदार पर साथ है थोड़े मजाकिया ढंग से आवाज आया, अरे वाह प्रज्ञा आप अपने पाती का ही नाम ऐसे ले रही हैं जैसे कोई अजनबी हो। उस आदमी की बात सुन प्रज्ञा झेप गई और बोली, सर आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। प्रज्ञा के इस बात पर उस तरफ से सर बोले, वैसे तो मैं कोई भी बिजनेसमैन या एक्ट्रेस के बारे में ना ही सुनता हूँ ना ही उनके बारे में न्यूज पढ़ाता हूँ, पर आज तुम्हारा नाम और फोटो देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसके बारे में जाना तो पता चला कि वो तुम ही हो और तुम्हारी शादी हो गई है। सर की बात सुन प्रज्ञा थोड़ी ऑकवर्ड महसूस करने लगी तो बोली, जी सर वैसे हमें कुछ पूछना था आपसे। प्रज्ञा की बात सुन सिर ने पूछने के लिए कहा तो प्रज्ञा बोली, सर हमें ये जानना था कि जिनसे भी साहिल जी को इस जमीन को लेकर धमकी दिया था वो उस वक्त किस जगह पर था। प्रज्ञा की बात सुन सर बोले, आप उनका लोकेशन जानकर क्या करेंगी, कोई इतना भी बेवकूफ नहीं होगा कि वो अब तक वही रहेगा। सर की बात सुन प्रज्ञा बोली, सर हम जानते हैं कि वो उस जगह पर नहीं रहेगा पर वहां कोई तो सुराग जरूर चौड़ा होगा जो हमारे काम आएगा। प्रज्ञा की बात सुन सर कंफ्यूजन में बोले, पर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि उसने वहां कोई सुराग छोड़ होगा। सर की बात पर प्रज्ञा मुकुराते हुए बोली, सर वैसे तो मैं कोई पुलिस नहीं हूं पर जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सर जैसे आपको पता है कि इस शख्स ने कॉल करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि कोई उसे ट्रेस भी कर सकता है। प्रज्ञा की बात सुन सर बोले, हाँ आपकी बात सही है पर यह भी हो सकता है कि उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़े। सर की बात सुन प्रज्ञा बोली, सर शायद इससे उन्हें ज्यादा कोई नुकसान ना हो पर सर वो तो ये जानते ही नहीं है कि हम असल में उन सबको क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रज्ञा की बात सुन सर को जैसे अचानक कुछ याद आया और बोले, मतलब तुम उन्हें।
सर इतना बोल चुप हुए तो प्रज्ञा बोली, हाँ सर आप सही सोच रहे हैं, अभी के लिए हमें बस ये सब कौन है पता लगाना है और अभी के लिए उनसे लड़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जब इसका मास्टरमाइंड बाहर आएगा उसे दिन शुरू होगा ये जंग का खेल। प्रज्ञा की बात सुन सर बोले, ठीक है पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो भी करना चाहती हो सोच समझ करना। सर की बात पर प्रज्ञा ने हाँ कहा, फिर दोनों तरफ से फोन कट गया। इसके बाद प्रज्ञा फिर नीचे काम करने चली गई। दूसरी तरफ एक सुनसान बिल्डिंग के पास एक कार खड़ी थी जिसके पास एक बॉडीगार्ड खड़ा था कि तभी वहां पर जीन्स और टी शर्ट के साथ जैकेट पहनी एक लड़की आई। उस लड़की को देख वो बॉडीगार्ड बोला, मैम अगर किसी को पता चला कि आपने इनका किडनैप किया है तो वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको कुछ हुआ तो साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। उस बॉडीगार्ड की बात सुन वो लड़की बोली, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो और वैसे भी बाबा को बाहर निकालने के लिए ये करना जरूरी है। उस लड़की की बात पर वो बॉडीगार्ड अब कुछ भी बोल नहीं सकता था, जिसके बाद उस लड़की ने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए बोली, उस विक्रांत के पार्टी में जाना सही डिसीजन था। इस पर वो बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट से बोला, मैम अब ऐसा कौन है जो एम्स चांदनी शंकर झा को मात दे सके। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चांदनी शंकर थी, वही जिसने हरीश को पार्टी में एटीट्यूड दिखाया था। बॉडीगार्ड की बात सुन चांदनी मुस्कुरा दी, फिर सीरियस होते हुए बोली, मैं चाहे जो भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ और झा परिवार की वजह से हूँ। चांदनी की बात सुन बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोला तो चांदनी आगे बोली, अब मेरी बारी है इस परिवार को हेल्प करने की और इसलिए अब मेरे पापा को जेल में डालने वालों से बदला लेकर रहूंगी। फिर वो उस बिल्डिंग को देखते हुए एक शातिर मुस्कान अपने में चेहरे पर लाई, फिर वो वहां से काम में बैठकर चली गई। रात के वक्त प्रज्ञा और साहिल ने आज पहली बार एक साथ साहिल के बेड पर सोए थे। वही दोनों को एक अलग सुकून के साथ दिल में अजीब सी खशमकश हो रहा था। अगली सुबह सब उठकर अपने अपने काम में लगे थे, पर आज प्रज्ञा भी बाहर जाने के लिए तैयार होकर बैठी थी, जिसे देख हर्ष जी ने नाश्ते के वक्त पूछे, बेटा आप कहीं जा रही है क्या। हर्ष जी की बात पर प्रज्ञा थोड़ी हिचकिचाई, फिर एक गहरी सांस छोड़ बोली, हाँ पापा मैं सोच रही थी मैं कोई काम करूं और इसीलिए काम ढूंढने जा रही हूं। प्रज्ञा की बात सुन हर्ष जी और सरिता जी खुश थे, वही साहिल और हरीश थोड़े हैरान थे कि प्रज्ञा यहाँ घर के साथ बाहर भी काम करना चाहती है। वही हर्ष जी और सरिता जी को मुस्कुराते देख प्रज्ञा खुश थी कि उन्हें अच्छा लगा। इसके बाद कुछ ही देर में सबने खाना खा लिया और अपने अपने काम में लग गए। वही प्रज्ञा भी आज बाहर आई, जिसे देख साहिल जो अपने काम में जाने वाला था बोला, चलिए प्रज्ञा जी हम आपको छोड़ देते हैं। साहिल की बात सुन प्रज्ञा बोली, साहिल जी कोई नहीं, वैसे भी मुझे वॉक करने का मन है इसलिए हम पैदल ही चले जाएंगे। प्रज्ञा की बात सुन साहिल उसे फोर्स नहीं किया और वहां से ऑफिस निकल गया। वही प्रज्ञा भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में प्रज्ञा एक बड़े से ऑफिस के सामने खड़ी थी और वो अंदर आई तो वहां कुछ छोटे ऑफिसर्स उसे देख हैरानी से उसे देखने लगे। प्रज्ञा इस सब को नजरअंदाज कर सीधा एक कैबिन के अंदर चली गई। जब प्रज्ञा उस कैबिन के अंदर आई तो उसने देखा कि कैबिन के अंदर करीब 50 के आसपास का आदमी चेयर पर बैठा था। उस आदमी को देख प्रज्ञा ने सैल्यूट किया, जिसे सुन वो आदमी बोला, तो आज फाइनली हमारी बहादुर आईएएस ऑफिसर मिसेस प्रज्ञा नायक आ गई। अब आगे क्या होगा, क्या प्रज्ञा का आईएएस अधिकारी होने की सच्चाई साहिल और उसके परिवार को पता चलेगा। चांदनी शंकर कौन है और वो किससे बदला लेना के बारे में बोल रही है और क्या है उसके राज जो वो अपने एटीट्यूड से छिपाने की कोशिश कर रही है। एपिसोड 40 प्रज्ञा का गुस्सा। उस आदमी की बात सुन प्रज्ञा बोली, सर आप क्या बोल रहे हैं, आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि अभी के लिए मेरी आइडेंटिटी राज ही रहना होगा। प्रज्ञा की बात सुन सब बोले, हम तो बस आपसे थोड़ा मजाक कर रहे थे, पर हाँ अभी के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी इस ऑफिस तक ही रहेगा, ठीक है। सर की बात पर प्रज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, सर ये सब तो ठीक है पर आप यहाँ कैसे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कलेक्टर ऑफिस में तो बहुत काम रहता है। फिर सर को देखते हुए थोड़े मजाकिया अंदाज में बोली, जैसे मैं जानती हूँ और पूरा मुंबई जानता है कि यहाँ के डेप्यूटी कलेक्टर कुणाल शुक्ला जी ने आज तक अपने काम को छोड़ किसी से भी मिलने नहीं जाते। प्रज्ञा की बात सुन कुणाल मुस्कुरा दिया और बोले, हाँ सही कहा तुमने कि मैं अपने काम को छोड़ कहीं नहीं जाता, पर क्या है ना मेरी जूनियर आज पहली बार अपने ऑफिस आए है तो उसका स्वागत तो हमें करना होगा ना। कुणाल की बात सुन प्रज्ञा मुस्कुरा दी और बोली, वैसे आपको सीनियर बुलाए 2 साल हो गए, अब तो बस ही बुलाती हूँ आपको। प्रज्ञा की बात पर कुणाल दूर की तरफ जाते हुए बोला, कोई नहीं और अभी हम चलते हैं, आप यहाँ सब देखिए और समझे। ये बोल कुणाल वहां से चला गया और प्रज्ञा अपने कैबिन को देखते हुए खुद से बोली, आज से मेरा काम सिर्फ खुफिया ही नहीं बल्कि यहाँ आकर खुफिया तरीके से सब करना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ साहिल कॉन्फ्रेंस रूम में अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग में बिजी था कि तभी उसके कंपनी के पार्किंग में एक BMW आकर रुका और यामिनी उससे बाहर आए और कंपनी के अंदर चली गई। यामिनी बिना किसी से कुछ बोले सीधा साहिल के ऑफिस की तरफ बढ़ गई और किसी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि सब जानते थे कि यामिनी और साहिल का क्या रिश्ता था। वही यामिनी जब साहिल के ऑफिस के पास आई तो देखा कि बाहर साहिल के असिस्टेंट्स वहां पर नहीं थे, जिसे देख वो समझ गई कि अभी साहिल अपने ऑफिस में नहीं है। जिसे देखने के बाद वो कैबिन के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाई ही थी कि तभी वहां पर साहिल अपना मीटिंग खत्म कर अभय के साथ आ गया। ये देख यामिनी के होठों पर मुस्कान आए और वो साहिल की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी साहिल की नजर उस पर पड़ा। साहिल ने जब यामिनी को देखा तो वो उसके पास जाने के लिए पैर उठाया ही था कि उसे प्रज्ञा का ख्याल आया और उसकी भरोसे की बात भी याद आया। ठीक है साहिल जी, मैं विश्वास करती हूँ आप पर, इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ। ये याद आते ही वो रुक गया और अपने कदम कैबिन की तरफ मोड़ दी, जिसे देख अभय और यामिनी दोनों हैरान थे, पर साथ ही अभय खुश था, पर यामिनी को गुस्सा आ रहा था। साहिल बिना कुछ बोले कैबिन के अंदर चला गया, जिसके पीछे अभय भी चला गया तो यामिनी दूर के पास जाकर अंदर आने के लिए पूछी तो साहिल ने कम इन बोल दिया। जब यामिनी ने साहिल को ऐसे उससे फॉर्मल होते देख चिढ़ रही थी कि तभी साहिल अपने कुर्सी पर बैठ यामिनी को देखने लगा।
फिर वो यामिनी से सीरियस टोन में बोला, यामिनी मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ जो हमारे रिश्ते को लेकर है। साहिल की बात सुन यामिनी को मन में घबराहट होने लगी। फिर कुछ सोच वो बोली, हाँ साहिल जानती हूँ और मैंने भी फैसला किया है हमारे रिश्ते को लेकर, और वो ये कि अब तुम अपनी पत्नी प्रज्ञा के साथ अच्छे से निभाओ। यामिनी की बात सुन साहिल के साथ अभिषेक भी हैरान हो गए और वो अपने मन में बोला, बापरे कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला जो ये साहिल को छोड़ने की बात कर रही है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी यामिनी बोली, वैसे मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ पर मैं किसी घर को बर्बाद नहीं कर सकती खुद की खुशी के लिए। यामिनी की इस बात को सुन साहिल को अच्छा लगा और वो बोला, यामिनी मैं भी कहीं ना कहीं आज भी तुम्हें माफ करके फिर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर साहिल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर आते हुए बोला, पर जिसने मेरे माँ के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़कर आ गई और बिना मेरे बारे में सही से जाने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। ये सुन यामिनी के चेहरे पर एक अजीब से भाव आए जिसे उसने जल्दी से छुपा लिए। वही साहिल प्रज्ञा के बारे में सोच रहा था। फिर वो यामिनी को देख उससे बाद में बात करने का बोल अपने काम के लिए वहां से चला गया और यामिनी भी थोड़े गुस्से में वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ शाम 5 बज गए थे पर प्रज्ञा आज पहली बार ऑफिस आने की वजह से वहां पर सब कुछ समझ रही थी और इसी में उसका पूरा दिन निकल गया था। वो अपने कैबिन में बैठकर कुछ फाइल्स को पढ़ रही थी कि तभी उसका फोन बजा तो वो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए उठाया। उसके उठाते ही दूसरी तरफ से कुणाल ने कहा, आप अभी फ्री हो क्या? कुणाल को इसे अचानक कॉल करते और इसे जल्दबाजी में बोलते सुन वो बोली, जी सर मैं तो फ्री हूं पर क्या हुआ आप ऐसे हड़बड़ी में क्यों हैं? प्रज्ञा की बात पर कुणाल बोला, वो इसलिए क्योंकि जिसने कॉल किया था वो उस जमीन के पास गया है देखने और साहिल को वार्निंग देने, और वो भी बुलडोजर के साथ। फिर थोड़े घबराते हुए बोला, और वो बुलडोजर इसलिए ला रहा है क्योंकि अगर कोई उसके सामने आए तो वो बुलडोजर से उन्हें मार दे और अगर पुलिस आए तो वो उन्हें भी ये सब ड्राइवर की गलती बोलकर खुद को भी बचा ले। कुणाल की बात सुन प्रज्ञा को बहुत तेज गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में बोली, वो अपने किए गलती को किसी और पर डालना चाहता है, खुद को क्या समझता है ये? प्रज्ञा को इतने गुस्से में बोलते देख उस तरफ कुणाल परेशान हुआ और बोला, प्रज्ञा हम जानते हैं कि ऐसे लोग खुद को बड़ा समझते हैं पर तुम गुस्से में ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हारे खतरा बने। कुणाल के बात पर प्रज्ञा ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। अब आगे क्या होगा? प्रज्ञा के इस गुस्से को देख डेप्यूटी कलेक्टर कुणाल परेशान क्यों हो गए और ऐसा क्या कर देगी प्रज्ञा गुस्से में जो उसके लिए खतरा बन सकता है? अब यामिनी का कैसा चाल है जो खुद ही साहिल को प्रज्ञा के साथ खुश रहने बोल रही है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।